नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर अपने जेडी इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं आपसे बताऊं कि आपका हाल ही में टेट संपन्न हुआ है। कुछ बच्चे हमसे फ़ोन करके ये बता रहे थे, कह रहे थे सर कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर जो आपने अधिगम स्टार्ट कर दिया है, सर हमें बेस बता दीजिए। मतलब कि विकास फिर अधिगम स्टार्ट करिए, पहले विकास बताइए फिर अधिगम स्टार्ट करिए। तो हमने सोचा क्यों ना शुरू, अगर ऐसी बात है तो अधिगम का पार्ट तो पढ़ता रहेगा, अधिगम वाले जो प्ले लिस्ट है तो उसमें आपके विकास में भी आपका शुरुआत कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप देख लें कि सुपर टेट में आपके 30 मार्क और टेट में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षण कौशल के 10 नंबर, सुपर टेट की बात कर रहा हूँ, और 10 नंबर के जीवन कौशल और 10 नंबर का अधिगम जीवन कौशल, 10-10 नंबर की बात हो गई, ठीक है। लेकिन आपके अगर टेट की बात करें तो 30 नंबर का पूरा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से आते हैं, ठीक है। इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन और ज़्यादा, 20 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। तो ठीक है, जैसा कि आपका डिमांड रहा उसी के हिसाब से हम आपको आगे चल रहे हैं इस पे लेके। तो देखिए, हम लोग आपके सुपर टेट और टेट दोनों के दृष्टिकोण से साइकोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको साइकोलॉजी का माहिर बना के छोड़ूंगा। मतलब माहिर बनाने से मतलब ये है कि आपके 30 में लगभग 27-28 नंबर आप गेन कर ले जाएं, ठीक है। आइए फिर आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अधिगम को। आप बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को स्टार्ट करने के पहले आप जानिए कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एजुकेशन, क्या है शिक्षा, क्या मतलब है शिक्षा का, आपके हिसाब से क्या है शिक्षा। तो जैसा कि अपने दिमाग में चलता है, क्या शिक्षा का यह मतलब है कि धनार्जन, आप धन इकट्ठा करो कमाओ, या फिर शिक्षा का यह मतलब है कि आप नौकरी पालो, या शिक्षा का यह मतलब है कि आप जो है डिग्री पालो, है ना। शिक्षा का यह कदापि मतलब नहीं है भैया। शिक्षा का मतलब है सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अपना जीवन यापन करना, अर्थात सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, धनात्मक परिवर्तन लाना ही क्या है भाई, शिक्षा है। यदि आप, जैसा कि आप देख रहे हो संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, सबका स्वभाव अलग होता है, सबका खान पीना अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबका नेचर अलग है, सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। सब अपने समाज के दृष्टिकोण से जीवन यापन करते रहते हैं, व्यतीत करते हैं। तो आज जैसा कि हम कहते हैं शिक्षित पर्सन कौन पर्सन है, या एजुकेटेड पर्सन किसे कहते हैं, जो आपके सामाजिक मानदंडों के अनुरूप से बढ़िया जीवन यापन करता होगा, देखने में लगता है कि हाँ, आप कहते हो कि हाँ ये शिक्षित व्यक्ति है। और वहीं कहीं अगर सामाजिकता से थोड़ी विपरीत जाता है तो क्या होगा, तो भैया क्या है शिक्षा, आपने एक तरीके से देखा। एक तरीके से और मैं आपको बताऊं एजुकेशन क्या है, शिक्षा आप किसे कह सकते हैं। शिक्षा का मतलब यही होता है कि भैया सामाजिक मानदंडों के अनुरूप जीवन यापन करना, जैसा आपका समाज है उसी के अकॉर्डिंग आप जीवन जीजिए, यही शिक्षा है। यही आपको बताता है कि ये आपकी शिक्षा है, यही आपका एजुकेशन है। कहने का मतलब कि आप सामाजिक सीधी सी बात है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम का काम है। या आपको हम कह दें शिक्षा का मुख्य आधार क्या है, आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके पहले कि मैं कुछ और स्टार्ट करूं, कुछ और बताऊं, सबसे पहले आप ये जानो कि इसका बेस क्या है। तो एजुकेशन की बात करी हमने, तो एजुकेशन को प्राचीन शिक्षा और आधुनिक इनमें अंतर क्या है, प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर है, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। ये दोनों आपको जाननी पड़ेगी। प्राचीन शिक्षा में क्या है, आइए हम पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर देते हैं। प्राचीन शिक्षा भैया गुरुकुलों पर आधारित शिक्षा हुआ करती थी। किस पर, गुरुकुलों पर आधारित शिक्षा।
किस पर? गुरुकुलों पर आधारित शिक्षा। अच्छा गुरुकुल, चलिए हम थोड़ी सी इसके बारे में एलोबरेट कर देते हैं थोड़ा इसको। देखिए भैया, जैसे वर्तमान समय में शिक्षा कैसी शिक्षा है? चार दीवारी होगी, बढ़िया एसी होगे, गुरु तो स्टैंडर्ड तरीके का, पहले का गुरु कैसा हुआ करता था? धोती कुर्ता, बढ़िया टाने फाने। लेकिन वर्तमान समय में बढ़िया सूट बूट टाई बेल्ट, है ना, अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम करते गुरुजन मिलेंगे। लेकिन प्राचीन समय में गुरुजन ऐसा नहीं हुआ करते थे। वो भैया वनांचलों में अपने पाठशाला स्थापित किया करते थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे भी भिक्षा, शिक्षा के लिए भिक्षा मांग मांग करके क्या उनके पास जाया करते थे, और उनको संस्कारों के माध्यम से दाखिला दिया जाया करता था। ठीक है, वर्तमान में आपका संस्कार क्या है? रुपया। क्या है भैया? रुपया ही संस्कार है। लेकिन जो भी है, कहने का मतलब शिक्षा में उत्थान हुआ है। प्लेटो आए, अरस्तु आए, फिर मारिया मॉन्टेसरी आए, ठीक है, रूसो आए, ये लोगों ने शिक्षा का उत्थान किया। डार्विन ने भी विकास संबंधित बात करी, लैमार्क ने भी किस तरीके से विकास होता गया, लोगों की सोच में परिवर्तन आता गया, और धीरे धीरे विकास के क्षेत्र में होते होते हर चीज़ विकास हुआ। सोच में विकास हुई, शरीर में विकास हुआ, मानसिकता में विकास हुई। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं हर चीज़ों में विकास होता गया। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्राचीन कालीन शिक्षा जो थी गुरुकुल पर आधारित शिक्षा थी। एक बात, गुरुकुल पर आधारित शिक्षा से तात्पर्य है गुरुओं पर आधारित या गुरु पर आधारित शिक्षा। तो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात सर जी, आपने कह दी गुरुओं पर आधारित शिक्षा है, तो वर्तमान कौन सा जो है दूसरे पर आधारित शिक्षा है, तो ऐसा मत कर देना। तो बहुत अगर ये लग रहा होगा कि नहीं कि ये चीज़ नहीं है, तो ऐसा मत कर दीजिएगा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक, समझ गए कि नहीं? प्राचीन शिक्षा गुरुकुल पर आधारित शिक्षा, गुरुओं पर आधारित शिक्षा। वर्तमान की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा। बार बार सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। कोई मित्रों प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत नहीं, रटा भी होगा ये तो आपको। लेकिन अगर आपको डिफरेंस दोनों में अंतर करने को कह दिया तो कहीं कहीं कन्फ्यूज हो सकते हैं आप लोग। बहरहाल अब कन्फ्यूजन दूर हो गई। तीसरा बिंदु ले लेते हैं। तो कहने का मतलब कि इनकी ये जो प्राचीन समय की शिक्षा गुरुओं पर आधारित था, गुरुकुलों पर आधारित था, और प्राचीन समय की शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है। कैसी शिक्षा? एक वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, और दूसरा बौद्धिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धिक कालीन शिक्षा। कोई दिक्कत है मित्रों इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुराना जो प्राचीन समय की शिक्षा थी वो कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक कालीन शिक्षा और दूसरा बौद्धिक कालीन शिक्षा। और वैदिक, बौद्धिक, उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा भी है। लेकिन अगर पार्ट में बांटने जाने की बात है तो दो ये भाग में बांटी गई, एक वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरी बौद्धिक शिक्षा। आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, उसमें संस्कारों के माध्यम से दाखिला दिया जाया करता था। संस्कारों के माध्यम या संस्कार के माध्यम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान में संस्कार क्या है तो भगवान जाने। संस्कार, इसीलिए ये शब्द ही भैया ख़त्म हो गया वर्तमान में। संस्कार तो रह ही नहीं गया वर्तमान में। क्यों? संस्कार है क्या? आप ज़रा ध्यान से देखिए, संस्कार कैसे होते हैं। अगर आपको कॉलेज जाना है तो परफ्यूम चाहिए, बढ़िया पाउडर चाहिए, क्रीम, स्नोफिलिया, बहुत तरीके की इक्विपमेंट्स चाहिए, और तब जाके बिटिया रानी या भैया राजा घर से निकलते हैं और आधुनिक समाज में या शिक्षा ग्रहण कर लेने चले जाते हैं अपने कॉलेज में, विद्यालय में। जैसे जानते हो स्टैनले हॉल ने कहा, यह किशोरावस्था कैसी अवस्था होती है? आधी तूफान की अवस्था होती है। तो आधी और तूफान में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी बात अभी तो आप बाद में आएगी। बहरहाल आप समझ लीजिए तो कैसा संस्कार चल रहा है, तो संस्कार को आप समझ लिए। तो पहले संस्कारों के माध्यम से गुरुकुलों में दाखिला दिया जाया करता था। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बस एक छोटा सा इसका प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में अंतर थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सी शिक्षा अच्छी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आते हैं भैया एग्ज़ाम में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी और तो बात अलग की बात है। ठीक, संस्कारों के माध्यम से दिया जाया करता था। अच्छा, दूसरी बात, जितनी भी शिक्षा थी वो गुरुओं पर आधारित शिक्षा थी। गुरुओं पर आधारित शिक्षा थी। इसमें
17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में लोग आते गए। प्लेटो आए, अरस्तु आए, जॉन डीवी आए, मारिया मॉन्टेसरीज आई। इन लोगों ने शिक्षा का उत्थान किया और शिक्षा का सही मायने में परिवर्तन बताया कि सही मायने में शिक्षा होती क्या है। अगर आधुनिकीकरण शिक्षा में नहीं होगा तो क्या होगा, तो आइए इसको भी डिफाइन करते हैं क्या होगा। तो भैया 6वें नंबर की बात करें, प्राचीन शिक्षा में जो उद्देश्य होता था, प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था इस लोक की अपेक्षा, इस लोक की अपेक्षा परलोक को सुधारना। कहते हैं भैया जन्म कितनी न जाने कितनी योनियों में भटक भटक करके तब जाके मनुष्य का रूप पाया, और चलो इसमें पूजा पाठ आराधना कर करके हम लोग क्या करते हैं, अपनी अगली योनि को सुधार लेते हैं और एक अच्छा सही जगह जो है जन्म लेंगे, नहीं तो जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति पा लेंगे। प्राचीन शिक्षा का यह उद्देश्य था। अर्थात प्राचीन शिक्षा का अगर एक लाइन में मैं बात करूं तो क्या है प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य? मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति। क्या उद्देश्य था भाई? सीधी सी बात, नो बकवास। तो प्राचीन शिक्षा क्या थी, क्या उसका उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना। वर्तमान में ऐसा क्या कंडीशन हमें बता सकता कोई? कौन ऐसा स्टूडेंट है या कौन ऐसा गुरु के द्वारा पढ़ाया गया विद्यार्थी है जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए? आपको चाहिए? क्यों मोक्ष की प्राप्ति चाहिए कि नौकरी चाहिए? ये है प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में अंतर। क्लियर हुआ? तो आधुनिक शिक्षा आपको ये बताता है संस्कार। अच्छा, कहते हैं कि अगर विद्यालय जाता है सबसे पहले 1 to 5th को पढ़ाने के लिए जब आपको पेडागॉजी पूछी जाती है, पेडागॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, कहते हैं उनमें संस्कार पैदा करो। उनके संस्कार पैदा करने का मतलब यह है कि उनके व्यवहारों को बेटर बनाओ, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप उनके व्यवहार को कुशल बनाओ, उनका शिक्षण कौशल अच्छा बनाओ, जिससे कि वह सामाजिक मानदंडों के अनुरूप जीवन यापन कर सकें और एक अच्छा मानव का प्रतिमान धारित कर सके। यही 1 से 5 तक के पढ़ाने का मुख्य मोटिव है। यही बात NCF 2005 अर्थात राष्ट्रीय NCF 2005 फुल फॉर्म क्या है भाई? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में यह बात विदित है। एनी प्रॉब्लम? तो वर्तमान में चल रहा है, मौके पे आप इसी क्वेश्चन देखते हो पेडागॉजी का सीटेट में। तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की मंशा क्या है कि भैया आधुनिक युग में अब देखिए आधुनिक युग में क्या बात, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई महात्मा बनता है, कोई संत बनता है, कोई हमारे आप जैसा अध्यापक बनता है ना, जिनकी कोई कदरें नहीं है ना। तो बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं आधुनिक युग में या आधुनिक या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, जो सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो जाता है बाल केंद्रित में। अर्थात बालक को जैसी शिक्षा चाहिए, जिस तरीके की शिक्षा चाहिए, जैसी शिक्षा चाहिए वैसी ही शिक्षा उसको दी जाए। अब कहने का मतलब NCF में इस चीज़ का वर्णन नहीं था कि शिक्षा ऐसी होती तो बच्चा खेलता ही रहे जीवन भर, ऐसी नहीं। समयानुसार, समय समय पर, परिस्थिति अनुसार जैसी वह शिक्षा चाहता है, जैसा कि डिमांड है वर्तमान का, उसी के आधार पर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना। जैसा कि राष्ट्रीय आपका अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गया। क्यों? 1986, 1968 और 2020। क्यों? नई शिक्षा नीति आप देखें 2020 लागू है, इसके पहले 1968 फिर 1986 लागू हुआ था। तो जैसे जैसे लोगों की मानसिकताएं बदलती हैं उसी हिसाब से आपके अधिगम का क्षेत्र भी बदलता रहता है। क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन मित्रों बन सकता है। अब हम आगे जो 17वीं शताब्दी, 18वीं, 19वीं, 20वीं की बात कर रहे हैं, इसी को अब आगे पढ़ते चलेंगे। एकदम आधुनिक में घुस जाएंगे। पहले तो प्राचीन शिक्षा को समझ लो भैया। तो प्राचीन शिक्षा में हमने क्या समझा? प्राचीन शिक्षा गुरुओं पर आधारित शिक्षा थी। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाया करती थी, मतलब वनांचलों में स्थापित की जाया करती थी। और गुरुओं पर आधारित शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है प्राचीन समय के आधार पे। ये गुरुओं पर आधारित जो मैंने कर दिया ना, इसको आप समझिएगा कि प्राचीन शिक्षा क्या भैया?
प्राचीन शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। ठीक, उसमें संस्कार हुआ करता था, संस्कारों के माध्यम से दाखिला लेते थे बच्चे। अब राजाओं के बच्चे हों, चाहे फ़कीर के बच्चे हों, चाहे जिसके बच्चे हों भैया। हाँ, बात तो ये आ गई फ़कीर के बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि फ़कीर छोड़ो, वैसे वो अपने टॉपिक की बात नहीं, आगे आएगा ये, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे, अधिगम में पढ़ेंगे उसको। ठीक, अधिगम में, सॉरी है नहीं। ठीक, तो गुरुओं पर आधारित शिक्षा, कैसी शिक्षा थी? आधारित शिक्षा गुरुओं पर थी। इसका उद्देश्य क्या था प्राचीन शिक्षा का? इस लोक की अपेक्षा परलोक को सुधारना। सिधारना मत कर देना, ये सुधारना लिखा है। ठीक, क्या है? सुधारना। ठीक लिख रहा है ना, सुधारना मतलब कि ठीक दिख रहा है, सुधारना। और प्राचीन शिक्षा में जो इस लोक की अपेक्षा परलोक को सुधारने से तात्पर्य था मोक्ष की प्राप्ति। आधुनिक युग में ऐसा कुछ नहीं है। आपका संस्कार मात्र रुपया है, नहीं दिया तो संस्कार खत्म, आपका दाखिला नहीं होगा। तो पहले जो संस्कार, चाहे राजा रजवाड़े घर से रहे, लेकिन संस्कार देना पड़ता था। चूड़ा कर्म, कौन कौन से कर्म हुआ करते थे, वो भी आपके इसमें है, बीएड की किताबों में मिलेगा, सीट जो आपके डीएलएड की किताबों में मिलेगा। लेकिन इतना डीप नहीं जाना आपको, बस इतना जानिए कि क्वेश्चन यहीं से बनना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मेरा छोटा सा बोर्ड है, आप लोग इस पर थोड़ी सी कोऑपरेट करते रहिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ मित्रों, एक चीज़ और बता दें आपसे, जैसे कि और भी कोचिंग वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, थोड़ा सा इससे ना देखा करिए कि ये मैटर कैसा दे रहा है बंदा। एक बार ही देखो तो सही यार, पढ़ के तो देखो कि आप लोग जो कितने भारी भरकम रुपए दे दे के खर्च कर करके आप पढ़ते हो। और ऐसा नहीं कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे दे रहा है तो उनका कुछ मंशा है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और ये ऐसा थोड़ी है यार। कहने का मतलब ये है कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हर्जा क्या है? अगर आप किसी का लाभ हो सकता है तो किसी का क्या हर्जा, क्यों? और आप अगर पास हो जाओ तो क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि शिक्षा जो है दो भागों में बांटा गया था। ठीक, तो शिक्षा में संस्कार हुआ करते थे। आपको शॉर्टली बता दें, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको ढेर सारा गाथा नहीं लिखना है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोट्स में। कहीं का भी बच्चा हो, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ये चैनल ही उनके लिए बनाया गया जो कोचिंगों में नहीं आ सकते। पूरी कोशिश की जा रही है उनके लिए, पूरा सामर्थ्य जितना है, जितनी क्षमता है उतनी लगाई जा रही है। तो मित्रों बस इतना ही करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादातर लोगों को शेयर करना है। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखा करिए ताकि हम आपके लिए पूरा साइकोलॉजी दे तो सके भैया। ठीक, आगे चलिए। तो वैदिक शिक्षा तो संस्कार, पहले हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा और कौन सी थी? अभी मैंने आपको बताया वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा, और मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, क्या और नहीं बताया था? एक्चुअली दो ही बताए थे। प्राचीन शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था, एक वैदिक शिक्षा, दूसरा बौद्धिक शिक्षा। लेकिन हम एक चीज़ और बता दें, तू अपने फ़ोन का एक बता था, नहीं तो सर जी सोचिए कि प्ले है क्या? प्ले है, ठीक है। तो आइए मित्रों, फिर चलते हैं वैदिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा। फिर क्या है भाई, अब बात हम कर लेते हैं मध्यकालीन शिक्षा की। किसकी? मध्यकालीन शिक्षा की। किसकी भाई? मध्यकालीन शिक्षा की। मध्यकालीन शिक्षा अब जानने की बात है, ये उसके भाग में नहीं है। मैं पहले बता दूं कि अगर पूछे कि प्राचीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है, प्राचीन शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो। कौन कौन सा? वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा, ये नहीं है, ये अलग से बाद में आया।
ठीक, जब मुसलमानों का राज्य हुआ भारत में, तब जाके मध्यकालीन शिक्षा प्रारंभ हुआ। और अब देखते हैं एक चीज़ इसमें कि इसमें कौन कौन से संस्कार हुआ करते थे। अब यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बनने हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा में किस तरीके का संस्कार होया करता था भाई? किस तरीके का? उपनयन संस्कार के माध्यम से शिक्षा दिया जाया करता था। किसके माध्यम से? उपनयन संस्कार के माध्यम से। और बौद्धिक शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से शिक्षा दिया जाया करता था। और नोट्स उठाओ और लिख लो, जो रजाई में बैठ के बढ़िया से सोए मुस्कुरा के देख रहे हो, इसको लिख लो, ठीक है। और मध्यकालीन में शिक्षा बिस्मिल्लाह संस्कार के माध्यम से, बिस्मिल्लाह संस्कार के माध्यम से दिया जाया करता है। ये तो बात हो गई संस्कारों के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो क्या कितनी चीज़ें पढ़ी हमने? प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में अंतर देखा था। प्राचीन शिक्षा में क्या गुरुओं पर आधारित शिक्षा हुआ करती थी, वर्तमान में क्या बाल केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी। प्राचीन समय में शिक्षा का उद्देश्य मात्र यह हुआ करता था, इस लोक की अपेक्षा परलोक को सुधारना, तात्पर्य मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति करना। वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में अगर देखें तो क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना, और क्या है ना। और बच्चों का क्या है, मतलब कि जो चेले हैं, चेलों का क्या काम है, नौकरी पाना, तो नौकरी ले लो। बाकी जो किताबों में लिखा हुआ लगे बात, तो आप समझ चुके हो, बहरहाल बहुत बता दिया। आइए फटाफट आगे चलते हैं, ठीक। और भैया लाइक सब्सक्राइब ठोको और शेयर करो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तभी सारे वीडियो मिल पाएंगे आपको, इतिहास, भूगोल, संविधान और विज्ञान वगैरह का। मैथ आपको मिल रहा है, फिर आपको रीजनिंग मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक। जितना भेजोगे उतना हम भेजेंगे, ठीक है। जितना लाइक और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करो और वीडियो पाते रहो। ये हम कोई वो नहीं कर रहे, नहीं करोगे तब भी हम भेजते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आते हैं, हम बात करते हैं शिक्षा वैसे हो ही गया ख़त्म। शिक्षा इसमें यार इतने क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाने, ठीक है। ये बेसिक है शुरुआती दौर का, ठीक। अब बात करते हैं हम सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो। तो सबसे पहले बात कर लें, प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। पुस्तक का नाम क्या इनका है? पहले तो हम इम्पोर्टेंट दे देते हैं, है ना, बकवास नहीं करते, तो झेलाना हमारा काम नहीं है। तो सुप्रसिद्ध दार्शनिक है प्लेटो, ये तो इम्पोर्टेंट बिंदु है। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्या? रिपब्लिक, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से रूसो का एमिल पूछ लेता है ना, तो आगे पढ़ाएंगे, अभी आएंगे वो, ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। किताब में जो इन्होंने यह स्वीकार किया है, रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने स्वीकार किया कि बालक की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती है, क्या भैया? बालक की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती है। क्या स्वीकार किया, क्या लिखा इसमें? कि बालक की उम्र, नोट निकालो और नोट्स में नोट डाउन करते रहो, मैं बता रहा हूँ, ठीक। बालक की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती है, उसकी रुचियों, आवृत्तियों, मानसिक योग्यताओं में अंतर आता जाता है। ध्यान से समझो इस बात को, इतनी बड़ी बात तो नहीं कह दी, तो सारे लोग जानते हो, क्यों? आप तो खुद ही जानते होगे, हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो गड़बड़ा जाते हो,
यहीं गड़बड़ा जाते हो कि प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम था, रिपब्लिक। सिंपल सी बात, रट के जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं एमिल तो नहीं लिख दिया। ठीक है, तो आइए इसी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, रिपब्लिक पुस्तक किसका है, प्लेटो का है। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में बताया कि बालक की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती है, मैंने कहा था ना एक विकास पोर्शन आप पढ़ रहे हो, विकास का पोर्शन पढ़ रहे हो और अधिगम का पोर्शन पढ़ोगे। हमने 2 भागों में बांटा है, तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं ना, विकास पढ़ रहे हैं, अधिगम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अधिगम का पार्ट पढ़ रहा है वहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरे वाले प्लेलिस्ट में अधिगम का वो पार्ट होगा, दूसरा प्लेलिस्ट ये विकास का क्षेत्र होगा। मैं 2 पार्ट में हमेशा पढ़ाता हूँ बच्चों को। ठीक है, आ जाइए फिर आगे चलते हैं, मिटा देते हैं भैया थोड़ा सा। ठीक, तो बालक की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती है उसकी मानसिक रुचियों, अभिवृत्तियों, मानसिक योग्यताओं इत्यादि में क्या आता जाता है, अंतर आता जाता है। अच्छा, अंतर आता जाता है, ये तो मामला कुछ अजीब सा। ये प्लेटो ने अंतर क्यों लिख दिया, यहाँ कुछ और लिख सकते थे, या आपके सेंटेंस के हिसाब से आप देखो बेटर बना सकते हो। बालक की उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती है उसकी रुचियों, अभिवृत्तियों और मानसिक योग्यताओं में क्या अभिवृद्धि होती जाती है। हाँ, ये भी तो लिख सकते थे प्लेटो, लेकिन प्लेटो ने बड़ी सावधानी से अंतर लिखा। ऐसा क्यों लिखा ये जानिए। अंतर लिखने का भैया रीज़न इनका यही था, इनका मतलब यही था कि जितने संसार में मानव पैदा होते हैं, जितने इस धरती पर व्यक्ति या मनुष्य जन्म लेता है, सबकी रुचियाँ, मानसिक अभिरुचि, क्षमता और उनकी अभिवृद्धि, उनके शारीरिक वृद्धि, उनकी सोच समझ सबसे एक दूसरे से अलग होती है। चलिए एक रोचक और बता दें एक बात, कि दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं भैया ना, उनके ये अंगूठे जो ये थंब है ना, इनके जो निशान होते हैं वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। एक बात और बता दूं, जो मनुष्य पैदा होता है ना, उसकी आँखों की रेटिना, ये जो आँखों से जो रेटिना होती है ना आँखों की, ये भी एक दूसरे से अलग होती है, सबसे जुदा होती है। यही सबको सबसे अलग बनाता है। इवन चेहरा मिल सकता है, कभी कभी तो कुछ स्वभाव भी मिलने लगता है व्यक्ति का चेहरा के साथ साथ, लेकिन भगवान ने कुछ अलग करके तो भेजा ही है ना, सब पे एक अलग अलग ठप्पा लगा के भेजा है भैया कि तुम्हारा ये नंबर है, तुम्हारा ये नंबर है, तुम्हारे अंगूठे का ये नंबर है। फिर उसी हिसाब से लग रहा है ना, यमराज से बुलवा लेते हैं, वो नंबर अंगूठा वाले बुला लो, नहीं पता चला अंगूठा कट गया ना, तो कहते हो जो आँखों वाली एक ठो है, तो 2-2 3-3 ठो कोड लगा के भेजे हैं आपके साथ कोई और है ना, तो उसी के हिसाब से यमराज को भेजते हैं, जाओ सोया है, आँख ना खुल पावे तो अंगूठा चेक कर लो और खींच ले आओ। ठीक, बहुत जी लिया तो मजाक कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये क्या है, उनमें क्या आता रहता है, अंतर आता जाता। प्लेटो ने कहा कि उनके स्वभाव, मानसिक रुचि, अभिवृत्तियों इत्यादि सब में एक दूसरे से जुदा है भैया, सब एक दूसरे से जुदा है, इसलिए अंतर शब्द का जिक्र कर दिया। एनी प्रॉब्लम, अब तो समझ में आ गई होगी बात, आ गई ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इतनी बात प्लेटो ने अपनी इस पुस्तक रिपब्लिक में दर्ज कर दी। ठीक, उसके बाद हम करते हैं बात 18वीं शताब्दी की। किसकी बात करते हैं, 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में पेस्थोलॉजी आए, पेस्थोलॉजी आए, जिन्होंने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका, ठीक, इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। 18वीं शताब्दी में आए भैया पेस्थोलॉजी, और बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, पेस्थोलॉजी है। ठीक है, कौन है, पेस्थोलॉजी। अच्छा, मैं जानता हूँ पढ़ने को सारे लोग कोचिंग जाते हैं। जब मैं कहता हूँ ना, जैसा मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चलने लगा। क्या चलने लगा, मैं आपसे कहता कि पेस्थोलॉजी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, मैं कह देता, और आपको कह देता कि बताइए भैया कि पेस्थोलॉजी किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं। आप ये होमवर्क में हमको बता दीजिएगा, आप कल हमको कमेंट में दे दीजिएगा। आप ऐसा करते नहीं, इसी वजह से काट छोड़ के रखते हैं, और एग्ज़ाम में जब मिल जाएगा तो आपको याद आएगी वो बात कि काश सर की बात सुन लिए होते और देख लिए होते। बहुत पछतावा होता है गुरु। ठीक है, आप ही नहीं हम भी झेले हैं, इस वजह से कह रहे हैं।
सतर्कता ही बचाव है। ठीक है, तो आप हमको बताएंगे कमेंट में कि पेस्टालॉजी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे या किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका काम है, बताओ ना बताओ, आपके ऊपर है। वैसे देखते तो हो नहीं पूरा वीडियो, तो कहाँ से पता चले, आधी चीज़ तो गायब ही हो जाती हैं आपकी। इसी प्रकार से हमने इतना सरल सा क्वेश्चन पूछा था इतिहास पढ़ाते समय। हमने कहा था कि भैया फाहयान जो विदेशी यात्री था किसके समय में आया, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन वहीं लिख दिए थे नीचे में, तब वो कन्फ्यूज़न था ना। अब एक कन्फ्यूजन नहीं है एक्चुअली, पूरा वीडियो हुआ नहीं देखते, स्किप कर कर गया यार क्या है, तो ऐसे ये रिजल्ट भी आता है यार क्या है, वैसे रिजल्ट भी आता है ना। इस वजह से ध्यान से पढ़ा करो। आगे चलते हैं। तो 18वीं शताब्दी की बात अगर मैं करूं और शिक्षा के उत्थान की बात करूं या विकास संबंधित बात करूं, विकास में क्या है, थोड़ी सी देखिए, बाल विकास की बात आ गई ना, तो पेस्टालॉजी ने विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने वाला मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, तो पेस्टालॉजी। ऑल क्लियर, राइट। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं रूसो की। रूसो भैया आ गए। कौन आ गए? रूसो। सबसे पहली बात कि रूसो कैसा मनोवैज्ञानिक था या रूसो कैसा विद्वान था, किस तरीके का विद्वान था, बताइए। तो साइकोलॉजी में इनको कहते हैं प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री था। एक क्वेश्चन ये बन गया, कह रहे हैं ना नोट्स निकाल के रख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है, अरे यार ये तो बंदा पढ़ा रहा है, बढ़िया पढ़ा रहा है, तो आ सकता है, जितने पढ़ते जाओगे सब आता रहेगा। ठीक है, तो पढ़ लो बढ़िया से। तो प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री थे रूसो। कैसे शिक्षा शास्त्री थे? तो प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री। प्रकृतवादी क्या होता है बताओगे? छोड़ दे, बताओगे? जब छोड़ो जाने दो यार, पेस्टालॉजी नहीं बता पाते हो तो ये क्या बताओगे? तुम्हारा सब कमेंट में छोड़ देंगे तो हम पढ़ाएंगे क्या। चलो आगे देखते हैं। प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री के अंतर्गत का मतलब ये है कि वो शिक्षा शास्त्री जो प्रकृति पर विश्वास रखता है। मतलब क्या है? अगर मैं देखूं प्रकृतवाद होता कैसा है, जो प्रकृति पर विश्वास रखता है। प्रकृति कौन? जो वो प्रकृति कैसा है आपको बताऊं कि एक जैविकता का सिद्धांत होता है। जैविकता का सिद्धांत, जैविकता के सिद्धांत की बात अगर मैं करूं तो जैविकता का सिद्धांत वैसे दिया किसने? क्यों दे दो कमेंट में, नहीं बताओगे आप, मुझे पता है। तो जैविक विकास सिद्धांत जो अगर बात करें जैविक विकास सिद्धांत तो लाइबनिज दिए भैया। कौन दिया? लाइबनिज दिया। तो साइकोलॉजी थोड़ा बड़ा क्षेत्र है तो दिमाग से कुछ शिक्षा मनोविदों के नाम निकल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करें जैविक विकास सिद्धांत से मतलब, तो जैविक विकास सिद्धांत में जैविकता से संबंधित विकास की बात करी किसने करी? बताइए भाई, कमेंट यार, कमेंट में दे दिया करो इसको। तो किसने करी भाई? वो किया लाइबनिज ने। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, इसको मत नोट डाउन करो, बस आप जान लीजिए लाइबनिज क्या। लाइबनिज ने कहा जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष का रूप सन्निहित होता है, उसी प्रकार से एक छोटे से सैसों में बड़े मानव का रूप सन्निहित होता है। ये बात किसने कही? ये बात कही लाइबनिज ने। और किससे प्रभावित होकर यह बात कहा था? फ्रावेल की नीतियों से। क्योंकि फ्रावेल की जो बात थी वो प्राकृतिक तौर पर समर्थन करता था। ठीक है, तो प्रकृति का मतलब है, प्रकृति का क्या मतलब भाई? प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री रूसो को कहते हैं प्रकृति के हिसाब से बच्चे को पनपने दें, बढ़ने दें। आप तो बस उसका ध्यान रखो, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा बनवा लेगी, वैसा करवा लेगी बच्चे से, वो वैसा बन जाएगा। चलो एक उदाहरण दे देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। क्या है? अगर मैं बात करूँ कि माइकल जैक्सन का नाम सुना? मर गए हाल ही में। तो 150 साल जीने का घमंड रखते थे कि मैं जी सकता हूं, और बहुत बड़ा पैनल था उनके पास डॉक्टरों का। तो करोड़ों में उनके जो है, करोड़ों में क्या अरबों में बात कर ले, उनके शोज़ हुआ करते थे। बड़ा बढ़िया डांसर था, दुनिया का नंबर 1 डांसर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताऊं, अगर क्या आप हमें बताइए एक चीज़ को कि क्या माइकल जैक्सन को सचिन तेंदुलकर की जगह रख दिया जाता तो बढ़िया बल्लेबाज हो पाता? चलो और बात करते, क्या सचिन तेंदुलकर को माइकल जैक्सन की तरह रख देते तो बढ़िया डांस दिखा पाते सचिन तेंदुलकर? चलो आगे चलते। लता मंगेशकर जी का स्वर्गवास हो गया। अगर मैं कहूँ कि लता मंगेशकर जैसी सुरीली आवाज़
कोई क्या किसका किसी और का नाम ले लो जिनकी आवाज़ फटे बाँस जैसी हो, हालांकि आपके हिसाब से आप ले लीजिएगा उनको, मैं उनको संबोधित करता हूँ, क्या उनके जैसा हो सकता है? क्यों? तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। साइकोलॉजी में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि भैया इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, पूरी कायनात में, इस पूरी कायनात में सब लोगों के पास स्पेशल गुण है। सबके पास एक अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी की स्पेशल गुण है। बात समझ में आई? तो जानते हो, अगर जिसने अपने उस गुण को पकड़ लिया तो भाई साहब वह इस दुनिया का स्टार है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरी गारंटी है। सब व्यक्ति के पास, जैसे आपकी रेटिना अलग ही क्यों है, आपके ये थंब के निशान जो हैं वो सबसे अलग क्यों, सबसे जुदा क्यों, क्योंकि वही आपको सबसे अलग बताते हैं। इसी प्रकार से भैया आपके अंदर एक ऐसा गुण विद्यमान है जो आपको इस दुनिया में सबसे अलग करता है। और इसमें, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर मैं कह लूँ, ब्रह्मांड की बात छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, अगर मैं बात करूँ अपने इस धरती पर जो मनुष्य रूप में जन्म लिया, उसके अंदर वह गुण जो सबसे सर्वोपरि गुण होता है, सबसे सबको जुदा करता है वह गुण, और उस गुण को जो पाता है वह इस दुनिया का स्टार व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए अब सोचने की बात यह है कि आप कहेंगे शाहरुख खान छैया छैया करते हैं, बढ़िया नाचते गाते, तो ऐसा है क्योंकि वो 8 मूवियों को लगातार जो हिट करने वाला हुआ, या और भी जो बढ़िया बढ़िया एक्टर हैं, लेकिन उसी के नीचे देखें बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन उस पायदान पे नहीं, उस पायदान पे नहीं है। तो हो सकता है कि क्वालिटी सेम जैसी हो, लेकिन वो स्टार होगा, सब नहीं होंगे स्टार। ठीक है, तो स्टार में भी कई वैरायटी होती है, कोनो ध्रुव तारा होगा तो कोनो कुछ होगा, तो कोनो कुछ होगा, है ना। लेकिन तारे का मतलब है जो सबसे चमकता हुआ तारा है ना, वो तारा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, तो ये क्वालिटी है, तो मैंने बता दिया आपको। तो प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्र प्रकृति पर विश्वास रखता है। इन लोगों की मानसिकता है कि प्रकृति बच्चे को या एक बालक को प्राकृतिक तौर पर वह खुद ही ट्रीट कर लेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताएं, हम लोगों की लैंग्वेज ना ये आजमगढ़िया लैंग्वेज है, तो कहीं कहीं कुछ निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें आप परेशान मत रहिएगा, लेकिन ये भाषा तो पूरे यूपी में चल सकती है, ये भाषा पूरी यूपी में पढ़ी जा सकती है। कोनो हम विदेशी तो नहीं बोल कर रहे हैं ना, हैं, कोनो भोजपुरी बोल रहे हैं तो कोई गलत हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो बस हमारे साथ बने रहिए। तो रूसो क्या है? प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री, ठीक, जो प्रकृति पर विश्वास रखते हैं। और इतनी बात आपने देख लिया। और रूसो ने कहा, अच्छा चलो, रूसो ने 2 बात कह दी, रूसो ने 2 बात कह दी। रूसो ने क्या कहा? रूसो ने कहा कि बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। बालक जन्म से ना है, जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है और वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता। लिख लेना, आगे चलते हैं। दूसरी बात, वयस्क, अब इसको समझ ही लो तब चलते हैं। बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। भैया इसीलिए कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कहते हैं ये भगवान है। अगर आपके ऊपर छोटा सा बच्चा हो, गोंदी वाला, तो अगर टॉयलेट कर दिया, अरे कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं। कोई अगर बड़ा आदमी कर दे तो बवाल हो जाए, लाठी चल जाए, गोली चल जाएगी भाई साहब। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन छोटे से बच्चा अगर किसी भी घर का हो, अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। वो अंदर अंदर क्या चलता भगवान जाने। तो कहने का मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको भगवान का रूप क्यों कहा जाता है या क्यों समाज दर्जा देता है, इसको समझ लो। क्योंकि उसके अंदर कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, कोई दोष नहीं होता, एकदम निर्छल स्वभाव का होता है। उसका मन एकदम निराकार होता है, उससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता मित्रों। अर्थात बालक जन्म से भला होता है, ये बात तो क्लियर हो गई। और स्वतंत्र होता है, वह बंधन में नहीं रहता, वो अपने मस्ती में, छोटा सा जगह है वही उसके लिए पूरा संसार है,
उतने में तो ऐसा लगता है जैसे मैं बताऊं, बचपन में एक ट्रॉली थी, ट्रॉली में हम लोग खेलते थे छुक छुक छलनी है, घर मंगनी व घर मंगनी, ये खेलते थे। वही ट्रॉली हम लोगों को इतना बड़ा लगता था, कितनी जगह लगती थी, और उसमें 6-6 लोग खेला करते थे। और वर्तमान में भाई साहब ना, अगर सैजादपुर मार्केट में निकलते हैं, छोड़ते हैं यार रोज़ इतने बड़ा मार्केट है, ये मानसिकता क्यों? क्योंकि वह जो है ना निर्छल व्यक्ति था, बहुत कपट आ गया मन में, है ना। सबके अपनी बात थोड़ी कर रहे हैं यार हम, ठीक है, स्वतंत्र होता है। अच्छा, वयस्क समाज, स्वतंत्र समझ लिए कि नहीं? वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता। कहने का तात्पर्य यह था, यह जो वयस्क समाज है ना, वयस्क समाज से मतलब जानते हो रूसों का क्या मतलब था? वयस्क समाज से मतलब बहुत चतुर, बहुत चांगड़, अर्थात हर गुण से संपन्न, पूरी कालिमा भरी हुई, वे काले काले अंदर वाले, मतलब कि उनके अंदर इतना गंदगी भरा होता है कि कब गाली देना है, बढ़िया वाली गाली, धत्तरी की, वो वाली कंडीशन, वो ना उनमें व्यक्तियों में कूट कूट के भरा होता है, ठीक। तो वयस्क समाज मतलब जो सब कुछ जानता हो, गलत क्या है सही क्या है, उसे क्या बना देता है? अनैतिक बना देता है, परतंत्र बना देता है और स्वार्थी बना देता है। स्वार्थी बना देता है, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। जबकि बच्चा ऐसा होता नहीं, और चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। अब कुछ एक क्वेश्चन आया था, मैं पढ़ा रहा था, बच्चे ने कहा अच्छा सर जी, जैसे क्वेश्चन इस तरीके का था, अगर मैं उसको सारांश दूँ, अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके का। मैंने कहा ये क्या है? क्या यह पंखा है? तो आंसर दिया बच्चे ने हाँ। तो इसको और वो थोड़ी सी इसको क्लियर करिए, क्या है क्या ये? तो बच्चे ने कहा सर फ़ैन है। वाह क्या जवाब था, मतलब यह पंखा है तो उसको इंग्लिश में बता दिए फ़ैन है। वाह क्या डिस्क्राइब था, मतलब कितना बढ़िया सारांश दिया उसका। अरे भैया मैं पूछ रहा था कैसे चलता है बता देते, और क्यों चलता है, क्या उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है कि उसमें मैग्नेट होता है, बिजली जाती, तो इतने बता देते। लेकिन कहते हैं पंखा का मतलब फैन है। सीधी सी बात, नो बकवास, समझ लो आगे जो आपको समझना है। तो ऐसा ना करना, क्योंकि एग्जामिनर जब समझ लेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो समझने की बात यह है कि रूसों ने क्या कहा, बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है। यह स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्री लोग बच्चे को स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देते हैं। और बच्चे को क्या पता कि वह हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि क्रिश्चियन है। उसे न धर्म का पता है, न जाति का पता है, न रंग का पता है, न इस दुनिया के बारे में पता है। वह तो भैया निराकार है, उसका मन एकदम निर्छल है। इसीलिए रूसों ने इस बात को कहा। अब तो उम्मीद है समझ गए होंगे। दूसरी बात कहा रूसों ने, बालक क्या लाइन है भाई, बालक जो है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है। क्या है? बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है, ऐसी पुस्तक के समान है जिसे अध्यापक भली भांति पढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये लाइनें पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? 2 लाइन पूछ लेगा। क्या पूछेगा भाई? बालक के जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। यह पंक्ति, यह लाइन किसकी है? तो रूसो की है। रूसो कैसे मनोवैज्ञानिक थे? प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। और दूसरी बात क्या पूछेगा? बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है या खुली पुस्तक के समान है जिसे अध्यापक भली भांति पढ़ता है। ये दोनों लाइन किसकी है? ये दोनों लाइन किसकी है? वो रूसो की है। क्लियर हुआ? ये दोनों लाइन किसकी है? रूसो की है। क्लियर? ऑल क्लियर? तो ये बात हो गई। अब समझ लो थोड़ा सा, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है। बालक ना निर्छल होता है, वो खुली पुस्तक है, वह उसका दिमाग एक खुला पेज, सादा पेज है, जैसा चाहो वैसा लिख दो, है ना, जैसा चाहो वैसा बना दो। किसने कहा? किसने कहा कि तुम मुझे बालक ला के दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि सब कुछ बना के आपको दे दूंगा। उचित वातावरण पा करके उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कर दूंगा। सही मार्गदर्शन से उन्होंने कहा कि मैं उसको ऐसा बना दूंगा, जैसा चोर डकैत कुछ भी बना देगा। और ये बात वास्तव में है, अधिगम का प्रभाव इतना प्रभावी है। ठीक है, तो बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे अध्यापक भली भांति पढ़ता है। जैसा चाहता है अध्यापक वैसा ही इसका स्टूडेंट, वैसा विद्यार्थी वैसा बन जाता है। चाह ले तो ठीक है, चोर बनाना चाहे चोर बन जाएगा, डॉक्टर बनाना चाहेगा डॉक्टर बन जाएगा, वकील बनाना चाहेगा वकील बन जाएगा। कहने का मतलब कि एक गुरु जो है अपने शिष्य को कुछ भी बना सकता है। चमकता हुआ सितारा नहीं तो जलता हुआ कोयला, कुछ भी बना देगा।
ठीक, ये गुरु के ऊपर होता है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इतना नोट्स बना लीजिएगा। और विकास का सेक्शन शुरू हो गया है, और विकास ये पार्ट है, बढ़िया से पढ़ लेना मित्रों। अधिगम का पार्ट चल ही रहा था, तो जैसे जैसे हमको टाइम मिलता रहेगा दोनों वीडियो पढ़ते रहेंगे, और इतिहास का भी मिलता रहेगा। तो जैसा कि साइकोलॉजी के दोनों जैसे होते हैं ना, हम लोग दीमक हैं, दोनों तरफ से इसको चाटते चले आ रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद इतिहास भी ख़त्म कर देंगे, भूगोल एक्सेट्रा सब कुछ ख़त्म करके जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को तैयार कर लेते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल जेडी इंस्टीट्यूट चैनल। और मैं विवेक सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं मित्रों। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।